भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास और राज्य व्यवस्था। संविधान। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सी एबी डाइशी के द्वारा प्रस्तावित शासन की अवधारणा या सिद्धांत नहीं है? तो राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता, वैधानिक भावना की प्रधानता या विधि की सर्वोच्चता। तो राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता। कौन नहीं है? तो राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता। व्याख्या। एबी डाइसी। तो एबी डाइसी विधि के शासन के सिद्धांत के संदर्भ में 3 अलग अलग सिद्धांतों विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता तथा वैधानिक भावना की प्रधानता को परिभाषित करता है। और राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता डाइसी के द्वारा प्रस्तावित है कि विधि के शासन की अभिधारण नहीं, विधि के शासन की अभिधारण नहीं। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। किसका? तो संसदीय प्रणाली का। और यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो किस देश के नमूने पर आधारित है? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह है यूनाइटेड किंगडम के आधार पर। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली का जो प्रावधान है वो यूनाइटेड किंगडम देश के नमूने पर आधारित है। और विधि के शासन यानी कि विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली इत्यादि यूनाइटेड किंगडम से लिए गए, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से ये लिए गए। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से किसके संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया गया है और कलाकृतियों से सजाया गया है? तो भारतीय संविधान जो है उसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो श्री सैयद हैदर रजा या फिर श्री नंदलाल बोस, श्री जैमिनी रॉय और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये किसके द्वारा करा गया है? तो ये है श्री नंदलाल बोस के द्वारा और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है लेखन किया गया संविधान का। व्याख्या है, संविधान यानी कि शांति निकेतन के कलाकार श्री नंदलाल बोस के द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया गया है और इसे कलाकृतियों से भी सजाया गया है। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को क्या किया है? हाथ से लिखने का कार्य, यानी कि लिखने का जो कार्य है वो किया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ, जिसमें 11 दिसंबर को आयोजित दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जबकि पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उसमें किसे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा यानी कि डैश किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या फिर MN रॉय। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था MN रॉय के द्वारा। तो व्याख्या देख लेते हैं। MN रॉय 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में संविधान सभा का सबसे पहले विचार रखा था। और वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। और इसके पश्चात वर्ष 1934 ईस्वी में MN रॉय ने भारत के लिए क्या किया? तो औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, जिसे मूर्त रूप देने का जो कार्य है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मूर्त रूप देने का। और इसके पश्चात कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1937 में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई थी। और 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। तो किसने? तो रांची में जो गठित हुई थी 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सरकार के संसदीय स्वरूप का जो दूसरा नाम है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन, राजशाही शासन,
वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल सरकार, उत्तरदायी सरकार। तो कौन सा नहीं है? तो राजशाही शासन, राजशाही शासन नहीं है क्योंकि भारत में वाली सरकार नहीं है। ये तीनों भारत के दूसरे नाम है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी, और मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट सरकार, और उत्तरदायी सरकार। तो व्याख्या है, सरकार का संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है। किसके माध्यम से प्राप्त करती है कार्यपालिका? तो विधायिका के माध्यम से, और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। और इस प्रणाली में राज्य विधायिका का मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति, तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। और इसमें मंत्री परिषद सामूहिक रूप से क्या होती है? लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से। तो मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति है, उत्तरदायी है। और भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख है। वास्तविक जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है, जबकि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है, तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। और भारत में संसदीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वो विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में क्या है? गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया। कैसी पद्धति को अपनाया गया भारत में? तो गणतंत्रीय पद्धति को जो है भारत में अपनाया गया है। अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का जो प्रमुख होता है वो आनुवांशिक रूप से होता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लेकिन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो भारत का जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था तो 1935, 1939, 1940 या फिर 1937। तो किस में किया गया था? तो भारत ये करा गया था 1937 में। ताकि भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को, कब? तो 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। इसमें कितने जो थे जज थे, यानी कि न्यायाधीश कितने थे? तो 7 न्यायाधीश थे। इसमें 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था, और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस गवेयर थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है? तो इसे किस देश के संविधान से लिया गया है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या फिर कनाडा, और अगला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। तो इसे लिया गया कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इसके अतिरिक्त अर्धसंघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा व संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता और विधि का शासन, ये तीनों कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किसे किसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 1918 में, वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जो है जाना जाता है, और जिसके तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। और वर्ष 1900 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। ये लागू कब करेगा? तो 1921 में। और इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। क्या करना था? तो इस अधिनियम का जो एकमात्र उद्देश्य था वो भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन है, डैश के मामले में एक समतावादी
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है। तो स्थापना को जो है संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है। तो किसको माना गया है? सुनील बत्रा। सुनील बत्रा सेकंड बनाम दिल्ली प्रशासन। अगला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो किसे माना गया है? तो ये समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य को। समता यानी कि एनजीओ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है। और आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है और ऐसा काम कर केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। इस काम को कौन कर सकते हैं? तो केवल आदिवासी और सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या मॉर्ले-मिंटो सुधार। तो इसे जाना जाता है मॉर्ले-मिंटो सुधार। और इसी में क्या आया था? तो इसी में 1909 में इसी में सांप्रदायिकता सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो दिया गया था वो इसी में दिया गया था मुस्लिमों को। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। फिर इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में क्या की गई? वृद्धि। और विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो यह थी कि इसमें पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को जो शामिल किया गया था वो 1919 में ही पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? तो किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से, कनाडा संविधान या फिर ब्रिटिश संविधान। तो ये ली गई है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा के संविधान से, कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है और विधि का शासन ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता आदि को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था कि इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। हमने सोचा था और जिनके बारे में हमने सोचा था और इतने लंबे समय से जो है जिनका हमने सपना देखा था। तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन.जी. गोपालास्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी और सर अल्लाहदी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका हो जाएगा सर अल्लाहदी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लाहदी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका हमने सपना देखा था। सर अल्लाहदी कृष्ण स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध क्या थे? न्यायविद और अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। वे उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। कैसे? उदारवादी दृष्टिकोण के। और देश की आज़ादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। और सर अल्लाहदी कृष्ण स्वामी 1929 से 1944 तक उन्होंने ब्रिटिश कालीन मद्रास राज्य के अधिवक्ता के रूप में कार्य भी किया था। अगला है
नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बार बैठक हुई थी वो 26 दिसंबर 1946 को हुई, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1946। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसके बाद 11 दिसंबर को जो हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में कहाँ पे हुई थी? तो नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी, उसने बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की मांग कर रही थी लगातार मुस्लिम लीग। अगला है भारत में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए थे? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो किसके तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद सृजित किए गए? तो वो किए गए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत के प्रावधान के तहत जो है सृजित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है किसके तहत? तो आर्टिकल 93 के तहत। और इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। और 94 में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1949 और 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को, और जो ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। पूर्ण रूप से लागू किया गया 1950 में, 26 जनवरी 1950। अगला है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो इसमें महिलाएं कितनी शामिल थीं? 30, 20, 15 या 25? तो इसमें जो महिलाएं शामिल थीं वो थी 15 महिलाएं शामिल थीं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थी। और बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने जो है लिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, भारत का मूल स्वरूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो किसके द्वारा ये लिखा गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी जो मूल प्रति थी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में कैसी थी? हस्तलिखित थी, यानी कि हाथ से लिखी गई थी। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि को तैयार किया था। आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया, और यह दस्तावेज भारत की संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है।
संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें और सबसे पहले घटी घटना यानी कि सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत तक में घटी घटना के बारे में बताइए। उद्देश्य यानी कि उद्देश्य संकल्प जो था वो सर्वसम्मति से अलंकृत हुआ था। दूसरा, राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ था और संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ था। जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ? तो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। उद्देश्य संकल्प, तो उद्देश्य संकल्प जो है ये कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947। राष्ट्रध्वज कब अंगीकृत किया गया? तो राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई को, इसे 22 जुलाई को किया गया था। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब किया गया? तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। और जन गण मन को कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ABCD यानी कि ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया और इस संविधान सभा में संबंधित तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? तो कितनी समितियां थीं? 7, 15, 10 और 13। तो कितनी समितियां थीं? तो इसके लिए जो है टोटल जो समितियां थीं वो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि 21 थी, जिनमें से 13 जो थी वो छोटी समितियां थीं और 8 बड़ी समितियां थीं। तो भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 21 समितियां, कितनी? 21, जिनमें 13 छोटी समितियां थीं और 8 बड़ी समितियां थीं। अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक और संविधान सभा गृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो जिसे अब क्या क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष, पुस्तकालय भवन। तो उसे कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, नई दिल्ली के संविधान सभा गृह में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो किसने दिया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, संविधान सभा या फिर निर्देशक सिद्धांत या भारत सरकार अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया और इसके जो प्रमुख थे, इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना हुई और दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। अगला, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? तो संविधान सभा का जो अंतिम सत्र हुआ तो वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952, 26 नवंबर 1949। तो ये हुआ 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक थी, 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अगला है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है और यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है।
संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ए सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है और ए और बी सही है। तो इनमें से केवल ए सही है, यानी कि तो ये हो जाएगा। ये दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे, तो हमारे भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान और सबसे लंबा संविधान है, और इसे 60 देशों के संविधान को देखने के बाद बनाया गया है। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है, और भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है। भारतीय न कि संसदीय सर्वोच्चता। डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, यानी कि कब हुई? भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, और इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो किसमें दिया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो किस में दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई? तो पहली बार तो 1919 में, लेकिन ये कुछ सीमित लोगों को दिया गया था, सीमित मताधिकार था, जिसमें उनकी संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर मताधिकार जो है वो दिया गया था। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं भी थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया 1919 के द्वारा। क्या किया गया? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। लोक सेवा आयोग का गठन। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो संविधान का मसौदा, यानी कि संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ए और बी दोनों सही हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है, और ए और बी दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है? तो संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है, तो ऐसा नहीं, ये गलत। और एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है, बात सही है। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। किसके तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और जो प्रस्ताव आया था वो क्रिप्स मिशन के तहत आया था संविधान सभा का, और इसका गठन तो कैबिनेट मिशन के तहत 1946, कैबिनेट मिशन 1946। और इसका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था, किंतु इसके अतिरिक्त इसने कुछ अन्य कार्य भी किए, जैसे अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दी। इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा भंग कर दी गई। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को, और कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। और संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया। और उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी, तो जो कुल संख्या थी 296 थी, 389, 375, 292। तो उस वक्त जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 थी। और भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों
यानी कि प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 389 थी। अगला क्वेश्चन, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 47 तक? फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने। तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर और कस्तूरबाई लालभाई। अमृत लाल हरगोविंद दास तो कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर वह नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 47 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उसके बाद वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। अगला है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट 1873, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किसके तहत होता था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम यानी भारतीय संविधान लागू होने से पहले जो भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी और इसकी विशेषता थी कि अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। और इस अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य था वो भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था। अतः भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास का वह बिंदु था जहां पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से भाग किससे रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार और मौलिक दायित्व। तो क्या लिए गए हैं? यानी कि PQR। तो केवल P और QR, PQR सभी, केवल Q और R, केवल P और Q। तो लिए गए हैं P और R। पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्वों को रूस से लिया गया, जबकि मौलिक अधिकार को USA से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व यानी कि मूल कर्तव्य रूस के संविधान से इन्हें लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग किसमें 3 में और 12 से 35 तक वर्णित है। ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं व जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। वहीं संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, जिसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। और ये किसके द्वारा जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? संविधान सभा द्वारा जो है नहीं किया गया था। तो इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। और अगला ऑप्शन देखते हैं और क्या का ऑप्शन है। तो इसने
देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था और इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। तो इनमें से क्या होगा, तो इसमें जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किसे, जवाहरलाल नेहरू को चुना था। और व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य किए गए थे संविधान सभा द्वारा। तो वो कौन कौन से कार्य थे, तो 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, 1949 में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, राष्ट्रपति चुना गया। और जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया। यह कार्य संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त जो है वो किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 32। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है, तो किस उसमें सब संशोधन की आवश्यकता है, किस अनुसूची में, चौथी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची। तो ये पहली अनुसूची में, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों की जो बात की गई है वो अनुसूची 1 में की गई है और आर्टिकल 1 से 4 तक में की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्य घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। और यदि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंतः क्षेत्रों की अदला बदली हेतु समझौते को लागू किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो प्रथम अनुसूची में ही होगी। और भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी विषय से संबंधित है, जो 2015 में पारित किया जा चुका है। 100वां संविधान संशोधन जो है वो भारत बांग्लादेश की सीमा से ही संबंधित है, सीमा विवाद से। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या नए राज्यों के गठन के विषय में है, तो नए राज्यों के गठन के विषय में कौन सा है, अनुच्छेद 3, 12, 22 या फिर 9, तो कौन सा है, तो अनुच्छेद 3। अभी हमने ऊपर भी देखा कि नए राज्यों के गठन के लिए अनुच्छेद 3 है, क्योंकि राज्यों का अदला बदली, सीमा को घटाना बढ़ाना, ये सब 1 से 4 तक में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। और 9 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति को जो है नागरिक न होना या भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, तो विधानसभा कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, पुडुचेरी में है, दमन और दीव में है या चंडीगढ़ में है, तो इनमें से कहाँ पे है, तो पुडुचेरी में विधानसभा है। पुडुचेरी में जो है विधानसभा है। यानी कि भारत देश में कुल 8 संघ राज्य, कितने, 8 संघ राज्य क्षेत्र, जो कि क्रम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी हैं। और इन 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से दिल्ली एवं पुडुचेरी 2 ऐसे हैं जिनमें विधानसभा और मंत्रियों की मंत्रिपरिषद है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने व 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित होने के बाद 2 नए संघ शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए। जम्मू कश्मीर व लद्दाख बन गए और अब कुल 8 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं, जिनमें से जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं इस वक्त, 16, 10, 8 या फिर 12, तो कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में जो है इस वक्त 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूलतः जो संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और संविधान में कुल कितनी, तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो 6ठी अनुसूची में क्या नहीं है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्या नहीं है? तो इसमें नागालैंड नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और एक आता है मेघालय, एक आता है मिजोरम। मेघालय, ठीक। और इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? AMTM, ये इसकी ट्रिक है। AMTM या TMAM, इस तरीके से कुछ भी करके। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, संविधान की अनुच्छेद 6 में, अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्रों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। नागालैंड इस सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? यानी कि 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है, यानी कि जो 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन के प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियां और जिम्मेदारियां निहित हैं। जबकि 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है। नहीं, इसमें है पंचायत, इसमें पंचायत है, यही गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यही। अनुसूची और प्रावधान का सही मेल नहीं है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण का प्रावधान जो है वो 5वीं अनुसूची में है। जबकि 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अधिकार, शक्तियां और कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने? 29 विषय हैं पंचायती राज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का जो भारत के संविधान आवंटन का है वो भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में और 4थी अनुसूची में। तो कौन सी में किया गया है? तो ये किया गया है 4थी अनुसूची में। 4थी अनुसूची में राज्य में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। और तीसरी अनुसूची में शपथ वगैरह है, वेतन भत्ते और राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख है भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया। 6ठी अनुसूची में क्या है? तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो ऊपर भी बताया, AMTM। 5वीं अनुसूची, तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, ठीक। और 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अब प्रश्न आता है हमारा 39। कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? कौन सी थी? तो बोडो, कोंकणी, सिंधी या कश्मीरी। तो कौन सी थी? तो कश्मीरी थी। भारतीय संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में कश्मीरी भाषा जो थी उसका उल्लेख किया गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में मैथिली, संथाली और डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया है। अंततः कश्मीरी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? कौन? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। तो 2री अनुसूची, 4थी, 3री और पहली। तो किस में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात? तो ये की गई है पहली अनुसूची में। सॉरी, मैंने इन पे इसी तरीके से टिक लगा दिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित है। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो किस शपथ की बात किसमें की गई है? भारतीय संविधान की शपथ और अभिपुष्टि का रूप किसमें किया गया? 3री, 4थी, 2री या फिर पहली अनुसूची। तो ये बात की गई है 3री अनुसूची में।
शपथ पर अभिपुष्टि का वर्णन भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है और इसमें संघ तथा राज्यों के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद के सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। और राष्ट्रपति की जो है वो 60 में है और उपराष्ट्रपति 69 में है तथा राज्यपाल 159 अनुरूप शपथ लेता है। इन तीनों को इसमें शामिल नहीं किया गया। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था? तो 395, 415, 440, 375। तो कितने थे? तो 395 अनुच्छेद उस वक्त थे। 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग उस वक्त थे। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जब संविधान पहली बार अपनाया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, जबकि अनुसूचियों की 12 हो गई है। संविधान के संदर्भ में तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। संविधान में लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो ए और बी दोनों सही हैं, या फिर ए सही है या बी सही है और बी और सी दोनों ही सही हैं, या ए और बी दोनों सही हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाएंगे दोनों ही सही हैं। संविधान के संदर्भ, उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है और लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारी के तबादले तो निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार भी है। इस प्रकार ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है ना, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत की राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी या फिर अंग्रेजी। तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की जो है वो कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, स्वतंत्रता के प्राप्त राजभाषा का। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 17 में 343 से 351 आर्टिकल। और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। कैसी भाषा है? तो राजभाषा है और भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1949 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दर्शाता है भारत सरकार अधिनियम 1919। यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कहा जाता है कि यह अधिनियम भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत का दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में क्या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था, इसीलिए प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, डैश को भारत यानी कि राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया है। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो 28 अप्रैल 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को और 16 अगस्त 1947 को। तो 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बना था। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बना। और इस निर्णय के बावजूद भारत ने जो है
कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी और राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। और वर्तमान राष्ट्रमंडल की स्थापना लंदन घोषणा पत्र द्वारा 1949 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ, लंदन में ही है। और वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी, तो 56 है। डैश ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द था जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत है सहकारी संघवाद, दोहरी संघवाद, सहायक संघवाद, असीमितिक संघवाद। तो भारत सहकारी संघवाद है और ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था और ये कई बार प्रश्न में आ चुका है, ये पीसीएस तक में आ चुका है। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 48। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? मूल हस्तलिखित कॉपी जो है वो कहाँ रखी गई है? मूर्ति भवन दिल्ली में, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली में, संसद की लाइब्रेरी में या राष्ट्रपति भवन में? तो कहाँ पे रखी गई है? तो संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है और ये कल की क्लास में भी पूछा गया था। भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी हुई हैं, एक प्रति अंग्रेजी में है और एक हिंदी में है और दोनों ही हस्तलिखित प्रतियों पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया और भारतीय संविधान की हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई हैं। डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? तो पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की तो भारत सरकार अधिनियम, निर्देशक सिद्धांत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या संविधान सभा? तो पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो व्याख्या देख लेते हैं। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के प्रमुख प्रावधान थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिखों आंगल कहाँ किया गया था? तो सिखों आंगल भारतीयों, यूरोपियों और ईसाइयों तक विस्तारित इसको कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, अर्थात प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित जो विषय थे वो प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए एवं हस्तांतरित विषय जो थे वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के पास था। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। उच्च सदन जिसे राज्य परिषद कहा गया और निम्न सदन जिसे विधानसभा कहा गया। निम्न सदन को क्या कहा गया? विधानसभा। और उच्च सदन को राज्य परिषद। अगला क्वेश्चन है डैश को वृषभ, चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। तो कब हुआ अंगीकृत? 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो ये हुआ है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को वृषभ, चक्र, अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 जो है वो किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदस्यों की अवधि और भारत के अटॉर्नी जनरल। तो ये किससे संबंधित है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं।
भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो 11वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। तो ये करती है 8वीं अनुसूची, जिसमें कितनी, तो 22 भाषाएं। इसमें 22 भाषाएं हैं। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं जो मूल रूप से थी। 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 8वीं अनुसूची में इन्हें शामिल किया गया। अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित हुई। तो किसके संविधान द्वारा? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो जापान के संविधान द्वारा प्रभावित हुई। लेकिन भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के ही संविधान से ली गई है। और आयरलैंड के संविधान, तो आयरलैंड के संविधान से देख लेते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ही संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ, और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जिन्हें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वार्ता समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के थे, तथा JB कृपलानी मूल अधिकार संबंधी उप समिति JB कृपलानी उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 24, 20, 18 या 22? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, और मूल संविधान में भी 22 ही भाग थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत। और पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950। 22 भाषाएं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या तो बढ़कर 12 हो गई है, लेकिन अनुच्छेद 395 और भाग 22 है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक क्या है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथनिरपेक्ष की सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म की मान्यता संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। और भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ नहीं, यह है, या फिर राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगा राज्य। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, और इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है।
तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था है। तो भारत में क्या है, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणराज्य अर्थात जहां शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई चुना हुआ व्यक्ति पदासीन हो सकता है, इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र, जनता द्वारा निर्वाचित प्रणाली कहा जाता है। भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है? सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मकता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, समूह के सदस्यों की उत्पादकता। तो उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। उद्देश्यों एवं विचारों में समानता एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, जो क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे, और इन्हें 11 दिसंबर वाली बैठक में, दूसरी बैठक में चुना गया था, और जो पहली बैठक थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में अस्थायी अध्यक्ष थे ये संपन्न हुई, और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और जवाहरलाल नेहरू द्वारा 23 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, और वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार तथा भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? तो जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, या फिर मुंशी प्रेमचंद या अमर्त्य सेन? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और इन्होंने एक गीत और लिखा है, आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्र गीत बना। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और इस गीत को सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, और संविधान सभा ने इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। और पूरे गीत में 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, और इसकी गायन अवधि कितनी? तो 52 सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो उपलब्ध नहीं होगा। तो किसमें उपलब्ध नहीं होगा? लोकसभा द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, या उपरोक्त सभी में? तो किसमें उपलब्ध नहीं होगा? तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य में। आत्मरक्षा का अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त नहीं है। यदि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी, यानी कि संबंधित उपबंध धारा 96 से 106 तक आईपीसी धारा, कर्मचारी कोई कार्य जिससे मृत्यु या नुकसान की आशंका युक्त रूप से नहीं होती, वह सद्भाव पूर्वक अपने पद पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, कोई व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देश पर कोई कार्य करे या करने की कोशिश करे, उदाहरण कोर्ट के लाठीचार्ज के आदेश और पुलिस की कार्यवाही। यदि कोई कार्य उचित देखभाल व सावधानी से किया जाए, तब उसमें सद्भाव पूर्वक किया गया माना जाएगा। ऐसे समय में जब सुरक्षा के लिए उचित प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो। स्वयं या संपत्ति की रक्षा के लिए उतने ही बल के प्रयोग का अधिकार है जितना स्वयं की रक्षा के लिए जरूरी है। किसी विकृत चित्त व्यक्ति, यानी कि अपरिपक्व समझ के शिशु, पागल व्यक्ति, शराबी के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है। किसी आक्रमण करने वाले को जान से मारा जा सकता है अगर उस हमलावर से मौत, बलात्कार, अप्राकृतिक कार्य, अपहरण आदि की आशंका हो। अगला क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार। तो आत्मरक्षा का अधिकार अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा,
दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, या उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 आईपीसी अधिकार के संबंध में उपबंध करती है तथा धारा 97 निम्न उपबंध करती है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले या अंकुश के विरुद्ध कर सकता है, साथ ही दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा भी कर सकता है। व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किस सभा के द्वारा किया गया? लोकसभा, संविधान सभा, राज्यसभा और उक्त में से कोई नहीं। तो ये तो सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा किया गया है। और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें कुल 15 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित किया गया? क्या किया गया? आत्मसमर्पित किया गया। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2008 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी संवत 2007 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी सप्तम संवत 2009 विक्रमी। तो किसमें किया गया है? तो इसे किया गया है बी, यानी कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी 2006 को। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया है। उस दिन विक्रमी संवत के अनुसार क्या था? तो विक्रमी संवत के अनुसार उस दिन मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी संवत 2006 विक्रमी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947। 26 जनवरी 1947 तो कब हुआ? तो भारतीय संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसके कुछ उपबंध उसकी उसी दिन लागू हुए। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। सॉरी, भारतीय संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसके कुछ उपबंध उसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन इसे पूरे तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, तब जाकर भारत का एक गणतंत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है तो वो है, संविधान सभा में किस दिन रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किस रियासत के प्रतिनिधि ने, किसी देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। तो हैदराबाद देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग जो है वो नहीं लिया था। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान एकमात्र रियासत जिसने इसमें भाग नहीं लिया था वह थी हैदराबाद रियासत, और अन्य सभी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे और हैदराबाद के बाद ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो हैदराबाद को किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है तो अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 338 और 339। तो अनुच्छेद 338 और 39 में प्रशासन है अनुसूचित क्षेत्रों का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है और जिसमें एक अध्यक्ष और कुल 5 सदस्य होंगे। क्या होंगे? एक अध्यक्ष और कुल 5 सदस्य होंगे, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान 89 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल किए गए एक नए अनुच्छेद 338 कै से किया गया है
और यह भी 5 सदस्य आयोग होगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति जो करेगा वो कौन करेगा, तो वो राष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया? तो अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया इसमें कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य और तकनीकी शिक्षा। तो शिक्षा, 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया, तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया हर साल। तो 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति से शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया, और जिसमें भारतीयों के शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। और इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है तो कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत। तो कौन करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। और प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द को जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया है, और इसमें समाजवादी भी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? समाजवादी भी जोड़ा गया इसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या फिर समाजवादी, या फिर पंथनिरपेक्ष। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है और बाहरी किसी भी नियंत्रण से वह मुक्त है, अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिए, देसी विदेशी सबके लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द यह दर्शाता है कि भारत एक पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र है। इसका मतलब है कि भारत को किसी भी बाहरी शक्ति या देश द्वारा नियंत्रित या प्रभावित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य जो है वो किससे है? किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो समता को, न्याय को, बंधुता को या संप्रभुता को। तो देश की एकता और अखंडता का जो उद्देश्य है वो बंधुता को बढ़ावा देना है। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य बंधुता के मौलिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। बंधुता का शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। बंधुत्व में जो है 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? के.एम. मुंशी, एन. माधव राव और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो संविधान की राजनीतिक कुंडली जो प्रस्तावना को कहा था, तो वो कहा था के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है। अपना जो अधिकार है वो किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से, भारतीय संसद, ब्रिटिश संविधान या भारत का उच्चतम न्यायालय। तो भारत की जनता ही शक्ति का स्रोत है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारतीय जनता से प्राप्त करती है। प्रस्तावना जो है, जिसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग के रूप में देखा जाता है। भारत के लोग भारत को संप्रभु, गणतंत्र राज्य
और इसका ये जो प्रस्तावना है ये हर किसी को याद होनी चाहिए। 75 किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा था? तो ये किसने कहा था? सर अर्नेस्ट बर्कर ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, एडमंड बर्क ने या ग्रेनविल ऑस्टिन ने? तो ये कहा था सर अर्नेस्ट बार्कर ने। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिज्ञ अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रशंसा करते हुए कहा था कि उद्देशिका में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षिप्त रूप से समाहित हैं और वह इस पुस्तक की कुंजी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है, यानी कि किस संविधान से इसे लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिया गया है, संविधान से नहीं, किस क्रांति से लिया गया है? सॉरी, अमेरिकी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से और कौरवशाली क्रांति से। तो इसको जो है रूसी क्रांति से लिया गया है, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, जबकि समानता को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ रूस से लिया गया है, यानी कि न्याय कितने प्रकार का है? तो न्याय 3 प्रकार का है। मौलिक कर्तव्य भी रूस से ही लिए गए हैं और फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श सिद्धांत लिया गया है, जो मैंने बताया अभी फ्रांस के गणतंत्र से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिकी संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका को डैश के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है? तो किसमें माना गया भारतीय संविधान का हिस्सा? संग्राम सिंह बनाम चुनाव प्राधिकरण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम भारतीय संघ, भीम सिंह बनाम हरियाणा राज्य। तो केशवानंद भारती बाद में प्रस्तावना को जो है वह भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया है। जैसे अन्य भाग हैं वैसे ही प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग माना गया है। उद्देशिका को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में के मामले में जो है भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। उद्देशिका बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। उद्देशिका संविधान के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्रकट करती है और इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में किया जा सकता है। विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, जो कि 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? पारित हो गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को रखा, जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से, अमेरिका की क्रांति से, रूसी क्रांति से या फिर गौरवशाली क्रांति से। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को लिया गया है फ्रांस की क्रांति से, जबकि रूसी क्रांति से जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी कि न्याय को लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर भारत को गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। फ्रांस के संविधान से ही प्रेरित होकर भारत को गणराज्य की मान्यता दी गई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? लुई 16वें के शासनकाल में। 80, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है?
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का जो उल्लेख है वो भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, बंधुता और न्याय। तो ये किया गया बंधुता। बंधुता के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द बंधुता का शाब्दिक अर्थ है सभी भारतीयों के बीच सर्वमान्य भाईचारे व उनके एक होने की भावना का होना, जिससे समाज में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित हो सके। क्या हो सके? एकता अखंडता सुनिश्चित की जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो किसका अर्थ है कि विशेषाधिकार का अभाव? समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और संप्रभुता। तो समानता, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है। समानता मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो किस शब्द का उल्लेख जो है वो नहीं है? गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। ध्यान दें कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान में प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि पंथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्ष का, पंथनिरपेक्ष का हुआ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? 3 बार, 5 बार, 1 बार, 8 बार। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल अब तक 1 बार संशोधन किया गया है, 1942 में। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल 1 बार संशोधन किया गया। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो कौन सी है? तो समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और क्या है? समाजवाद। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और संप्रभुता। अगला है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्वदेशीय पहचान। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। तो मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है, तो वो है समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। तो व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय उसके रचिताओं का उद्देश्य ही संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका का नाम से वर्णित है। मूल उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। उद्देशिका में प्रस्तावना और अवसर की समता प्राप्त करने तथा बंधुता यानी कि भ्रातृत्व बढ़ाने पर भी बल दिया गया। उद्देशिका में वर्णित है। यदि मूल संविधान की उद्देशिका में मौलिक प्रतिबद्धताओं के बारे में पूछा जाए तो विकल्प डी सही होगा, और वही वर्तमान में पूछा जाए तो दोनों विकल्पों में बी और डी दोनों को उत्तर माना जा सकता है। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना, तो किस संशोधन में द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया
और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो किस संशोधन के द्वारा? 40वां, 41वां, 45वां और 42वां। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान को मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में पहले सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन शब्दों को हटाकर इनके स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो संविधान की कुंजी की संज्ञा किसको दी गई है? तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर उद्देशिका या मौलिक कर्तव्य। तो किसे दी गई है? उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है और प्रस्तावना जो है वो संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करती है। संविधान न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? तो निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? बहुत अच्छे से अगर आपने PYQ कर रखे हैं तो आपका स्कोर GS में 30+ रहने वाला है। ये मैं अपने एक्सपेंस के बेस पे कह रही हूँ, मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ, क्योंकि PYQ ही सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो PYQ है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल PYQ का होता है, एग्जाम कोई भी हो, चाहे UPSI का हो, UP कांस्टेबल का हो या फिर PCS तक का हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल PYQ। तो इसलिए PYQ को जरूर अच्छे से करके जाइएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है नागरिकता और क्वेश्चन नंबर 89। तो किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के किस संविधान के अंतर्गत आता है? यानी कि नागरिक के रूप में क्या करना? मान्यता प्रदान करना। किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 5 से 7 या फिर अनुच्छेद 1। तो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 5 से 7 के अंतर्गत किसी नागरिक को मान्यता प्रदान करना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में आता है, लेकिन वहाँ पे 5 से 7 दिया हुआ है और ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये नागरिकता से संबंधित है जो कि भाग 2 में आता है। अगला क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? तो कौन सा कृत्य किसी भारतीय की जो नागरिकता है उसे रद्द करा सकता है? नागरिक से संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु से के साथ जो है वो संपर्क साधा हो, तो इसका कौन सा कारण हो सकता है? तो इसके जो है दोनों ही सही है, क्योंकि अगर युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से किसी शत्रु का संपर्क दिया तो भी भारत की नागरिकता हो सकती है, और अगर नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो तो भी हो सकती है। तो इसका हो जाएगा A और B दोनों। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के प्रावधान भारतीय नागरिकता से संबंधित हैं और इन अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता का जो परित्याग है करने पर, नागरिक द्वारा संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाने पर और अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर तथा युद्ध के समय शत्रुता से गैर कानूनी तरीके से शत्रु से संपर्क रखने पर आदि कई कारणों से समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई नागरिक गैर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है?
तो कौन सा भाग जो कि नागरिकता से संबंधित है? भाग 6, भाग 2 और भाग 8 या फिर भाग 12? तो कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से है और संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से। और इसी प्रकार जो है भारतीय संविधान के भाग 4 का संबंध मूल कर्तव्यों से है और इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, लेकिन शुरू में इसमें सिर्फ 10 को जोड़ा गया था और एक जोड़ा गया है 86 में संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, केशवानंद भारती, पी सदाशिवम और मार्कंडेय काटजू, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब इसका ये क्वेश्चन कराया गया था तो उस वक्त इसका आंसर ये था, लेकिन वर्तमान में तो ये गलत होगा क्योंकि इसका आंसर ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बी आर गवई। तो इसकी तो क्या ही व्याख्या देखें। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की जो नागरिकता है वो किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से या देशीयकरण से या इन सभी से? तो भारत की जो नागरिकता है वो सभी से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि जन्म से, देशीयकरण से, वंशानुक्रम और वंशानुक्रम से। वंशानुक्रम यानी कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हैं आपके जन्म के समय, या फिर जन्म से यानी कि आपका जन्म ही भारत में हुआ है, या फिर देशीयकरण यानी कि देश ने किसी को अधिग्रहण वगैरह कर लिया है, किसी क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारतीय नागरिकता का वर्णन जो है वो संविधान के भाग किसमें 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किया गया है। और भारत की नागरिकता जन्म से यानी कि राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे को छोड़कर वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, पंजीकरण से तथा भूमि विस्तार के माध्यम से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे? तो किस देश के जो लोग हैं वो भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे? तो कहाँ के लोग रहे? क्या पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के या फिर श्रीलंका के? तो पाकिस्तान के लोग सबसे आगे रहे। गृह मंत्रालय 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विभिन्न देशों में पाकिस्तान के जो लोग थे वो सबसे आगे रहे तथा अन्य देशों के लोग क्रमशः फिर अफगानिस्तान के, फिर बांग्लादेश के और फिर श्रीलंका के, इस प्रकार रहे। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मूल अधिकार। अगला टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के बारे में बताते हुए दिशा निर्देश, आदेश या फिर रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है? आदेश या फिर रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 34 या फिर अनुच्छेद 33? तो किस में किया गया है? तो ये किया गया है 32, अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इसे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का सक्षम याचिका दायर करने का, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो समक्ष याचिका दायर की जाती है करने का अधिकार देता है यही आर्टिकल। और इसके तहत 5 प्रकार के आदेश या रिट जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार के: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को यही शक्ति प्रदान करता है, यानी कि हाई कोर्ट को 226 और सुप्रीम कोर्ट को 32, यानी कि अनुच्छेद 32, और इसी को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और ये जो रिट हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कि कौन सी रिट में क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के सबसे ज़्यादा चांस यहीं से हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा एक, मैं आपसे कह रही हूँ श्योरली, देख लेना।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो कौन सा भाग है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भाग 4, भाग 3, भाग 1, भाग 2। तो कौन सा भाग है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 तक है अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों का प्रावधान है। समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 से 19, सॉरी 19 से 22, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें उपरोक्त 6 अधिकार और संपत्ति का अधिकार शामिल था। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान, किसके 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर भाग 3 में के अनुच्छेद यानी कि भाग 12 में कर दिया गया, यानी कि 3 से हटा दिया गया है। और भाग 12 में 301 के तहत एक क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक एक बार नहीं, कई बार रिपीट हो चुका है कि संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल के द्वारा हटाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण भारत के संविधान का शीर्षक है। तो क्या अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 12। तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी अनुरोध से हिरासत। तो संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी अनुरोध से संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 में क्या है? यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है और तो उसकी जो भारतीय नागरिकता होगी वो अपने आप स्वतः खत्म कर दी जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 क्या करता है? राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य को परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 43 सभी राज्य जो है वो सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है? अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 220। तो ये देता है अनुच्छेद 19, क्योंकि इसमें आपको घूमने, संघ बनाने, ये सभी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार की जो सब स्वतंत्रताएं हैं ये 19 में है, और प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 में ही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिक 6 प्रकार के मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, 6 प्रकार की। 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19B शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। और 19G में है व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये सब आपके अधिकार हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ अच्छे से एक एक आर्टिकल को इसी प्रकार की 19A B C D इसी तरीके से करना है। अब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ये आपको किस में दिया गया सीधा उसका पूछ लिया, उसके जो सब पार्ट्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 4। तो कौन सा करता है? ये करता है अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित किए जाने से निषेध करने का प्रावधान किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? तो अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? तो देख लेते हैं। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर क्या है? रोक। शिक्षा का अधिकार, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, और विकल्पों में से कोई नहीं। तो ये होगा सी, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में विवरण है, जबकि अनुच्छेद 30 का शीर्षक अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। क्या देता है? उनके प्रशासन करने का अधिकार देता है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। तो ये देता है अनुच्छेद 19, और आप देख लीजिएगा ये कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, कितने एग्जाम्स में ये आ चुका है, तो कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये देता है आर्टिकल 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 एक ए भाषण और अभिव्यक्ति की, यानी कि आपको अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, यूडीएचआर यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शोषण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 25। तो कौन सा देता है? तो ये देता है मैं अनुच्छेद 24, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी कि कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की? तो उत्पीड़न से शरण लेने के तो अनुच्छेद 14 है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 14 में उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने का प्रावधान बताया गया है। यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 14 में उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने का प्रावधान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो 14 से 18 जो है वो किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार क्या है? समता का अधिकार से संबंधित है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या किया गया है? मूल अधिकारों का विवरण उल्लिखित है। और संविधान के भाग 3 को भारत के संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 5 को, भाग 3 को, भाग 1 को और भाग 9 को। तो बताइए किसको कहा जाता है? ये भी ऊपर देखा है, तो कहा जाता है भाग 3 को। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और संविधान के भाग 3 यानी कि 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। किसका? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक और अनन्य, मौलिक नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं और अनन्य। तो क्या है? मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान के दायरे में रहकर ही कोई निर्णय लेता है, संविधान के दायरे से बाहर नहीं है।
और अनुच्छेद 32 नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार का उपबंध करता है। अनुच्छेद 32 जो है वो नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार का उपबंध करता है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों पर कोई अतिक्रमण किया गया है उपचार के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का क्या कहा गया है? संरक्षक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कारखाने में रोजगार के लिए जो बच्चे की आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 12 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 14 वर्ष? तो 14 वर्ष न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 14 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कितनी बार ये आ चुका है क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 और 14 वर्ष 24 में जो है 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजन से प्रतिषेध करता है, परंतु अभिनय के क्षेत्र में बाल कलाकार के रूप में और घर के कार्य के लिए इसे छूट प्रदान करता है। यानी कि अगर कोई बच्चा अपने घर में कार्य कर रहा है तो उसे छूट है कि वो उसे ऐसा नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कारखाने में नहीं कर रहा है, वो अपने घर में अपनी मर्जी से कार्य कर रहा है। और बाल कलाकारों के लिए भी छूट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? बंधुआ मजदूरी पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 23? तो कौन सा लगाता है बंधुआ मजदूरी पर रोक? तो लगाता है अनुच्छेद 23, बंधुआ मजदूरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम पर क्या करता है? रोक लगाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्तिगत संपत्ति के लिए अनुच्छेद 19 एक F या अनुच्छेद 300 ए या फिर अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 265 कौन सा करता है? तो अनुच्छेद 300 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है कि किसी विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 108 में क्या है? दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 265 में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता, कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में जो है स्थिति में एक से अधिक नहीं होगा। में किससे अधिक नहीं होगा? एक समय पर 3 दिन, एक समय पर 7 दिन, तो एक समय पर 14 दिन और एक समय पर 1 माह। तो इसका क्या होगा? तो एक समय पर 14 दिन, 14 दिन से अधिक नहीं होगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अनुसार जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो, 3 महीने से कम हो, तब एकांत कैद की जो सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक क्या नहीं कर सकता? नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वाक्य यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या फिर जापान के संविधान से। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है और कानून की प्रक्रिया जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से है कानून की प्रक्रिया, और कानून द्वारा स्थापित जापान से है और कानून की प्रक्रिया कहाँ से है? तो वो ब्रिटेन से है। कहाँ से? ब्रिटेन से है। भारतीय संविधान के अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को डैश से डैश वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है। तो किस उम्र के बच्चों को? 8, 16, 6 से 16,
8 से 14 या फिर 6 से 14? तो इसका आंसर होगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार बनाते, 6 से 14 वर्ष की आयु। और इसको जो है किस में शामिल किया गया है? तो इसको 21 कै अनुच्छेद 21 कै में जो है इसको रखा गया है। और इसको बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच हर बच्चे को का जो है मौलिक अधिकार बनाता है। आयु के बीच हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 21 कै राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध 86वां संविधान संशोधन 2002 कराएगा। 112 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की, 8 या फिर 7 या फिर 6 प्रकार की? तो अनुच्छेद 19 में जो वो है स्वतंत्रता है वो है 6 प्रकार की। कितने? तो 6 प्रकार की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों के लिए 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जो व्यक्तियों के नैसर्गिक अधिकार माने जाते हैं। और इसके तहत एक में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन बनाने की, यानी कि आप कोई भी सम्मेलन बना सकते हैं। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी संघ बना सकते हैं, जैसे कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर, तो ऐसा नहीं है कि उन पर कोई पाबंदी लगाई जाएगी, ये अपना व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है कोई भी संघ बनाने का। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, यानी कि बिना किसी रोक टोक के आप पूरे भारत के क्षेत्र में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप यूपी वाले हैं, बिहार में जाकर रह सकते हैं, अगर आप वहाँ पे अपना निवास स्थान भी बना सकते हैं, इस चीज़ पे कोई रोक टोक नहीं है। सब इस चीज़ के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं पे भी जाके बस सकता है। और अगला है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरसित कर अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है, यानी कि एक कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस हम वर्जित करते हैं, प्रमाणित किया जाए, किसी को सशरीर पेश करना, और हम आदेश करते हैं तो किसी को सशरीर पेश करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। यह अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली राज्य संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को जीवित या मृत अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? तो पारंपरिक रूप से उन्हें क्या कहा जाता है, यानी कि रूप में जाना जाता है? तो प्राकृतिक अधिकार के रूप में, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार। तो इसे प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। क्या? प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है इनका जो पारंपरिक रूप नाम है। तो मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण। तो इसका होगा सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता।
सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता का मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और ये विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में दिया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदान किया गया है। जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया गया है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 22 में है। चलिए अगला क्वेश्चन, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक क्या है? व्यक्तिगत अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर मौलिक कर्तव्य है? तो ये एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य में ये आता है। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यानी कि उनकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है और इसे भाग 4 कै में अनुच्छेद 51 कै के तहत रखा गया है और जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचारों को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के विचारों को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से या फिर सोवियत संघ के संविधान से या फिर जापान के संविधान से? तो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका जो वर्णन है वो भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी गई है? तो कौन से अधिकार की गारंटी दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतर आत्मा की स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। तो इसका होगा सी, यानी कि धार्मिक और धर्मार्थ व्यक्तियों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संसाधनों की स्थापना और रख रखाव करने के अधिकार की गारंटी दी गई है संविधान द्वारा। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख क्या ये देखना है, नहीं है। तो संगम और संघ बनाने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 में इनमें से क्या नहीं है? तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये है 21 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किसका उल्लेख नहीं है? तो मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार था और अब 6 है, क्योंकि 19F में जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है और 6 प्रकार की स्वतंत्रता है।